दिल्ली सल्तनत के इतिहास में अगर आपको लगता है कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ही ऐसे सुल्तान थे जो अपनी क्रूरता के लिए प्रसिद्ध थे, तो आपको इस सुल्तान की कहानी सुननी चाहिए। जब खिलजी और तुगलक वंश खत्म हो गए, तब दिल्ली की गद्दी एक ऐसे सुल्तान के पास आई जिसकी क्रूरता सुनकर लोगों की रूह कांप जाए। एक ऐसा सुल्तान जिसने मंदिर तो तुड़वाए ही साथ मस्जिदें भी तुड़वाई। ये वो सुल्तान था जिसने एक ब्राह्मण को सरेआम फांसी दे दी थी, वो भी बेहद मामूली बात पर। कहते हैं कि अगर बाबर के हमले के समय में दिल्ली की गद्दी सुल्तान के पास होती तो मुगल कभी भारत की गद्दी पर बैठ ही नहीं पाते। ये सुल्तान कोई और नहीं बल्कि लोदी वंश का दूसरा शासक सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी की खासियत ये थी कि तैमूर लंग के हमलों के बाद अगर किसी सुल्तान ने सबसे ज्यादा अपने राज्य का विस्तार किया तो वो सिकंदर लोदी ही था। सिकंदर लोदी न केवल महत्वाकांक्षी शासक था बल्कि उसका स्वभाव काफी सख्त था और वो काफी कट्टर भी था। उसने जौनपुर में शर्की शासक की बनवाई मस्जिद को तोड़ने का आदेश दे दिया था। उसके इस कठोर स्वभाव की वजह से काफी विवाद भी हुए। उसे दिल्ली के सबसे क्रूर शासकों की लिस्ट में भी रखा जाता है। आज हम इन्हीं सिकंदर लोदी की कहानी को जानेंगे। कौन था सिकंदर लोदी, कैसे वो सुल्तान बना और आखिर क्यों उसने एक मस्जिद को तुड़वाया और किस गलती की वजह से एक ब्राह्मण को सजा दे दी फांसी की। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। सर्दियों से बचना चाहते हैं और स्टाइलिश भी दिखना चाहते हैं तो आप ये बॉम्बर जैकेट्स को ट्राई कर सकते हैं। शॉप नाउ पर क्लिक करके चेकआउट जरूर करिएगा। साल था 1504। एक बंगाली ब्राह्मण ने सार्वजनिक रूप से कहा कि हिंदू और इस्लाम धर्म दोनों एक जैसे हैं, इसमें से किसी भी धर्म का पालन करके आप ईश्वर को पा सकते हैं। उसकी इस बात ने हंगामा मचा दिया। यह बात अपने आप में बेहद चौंकाने वाली थी, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के इस्लामिक शासकों के लिए हिंदू धर्म काफिरों का धर्म था। इस्लाम का कंपैरिजन ऐसे किसी धर्म से नहीं हो सकता था। राज्य के सभी लोगों ने माना कि ब्राह्मण ने इस्लाम की वास्तविकता को तो कहीं ना कहीं मान लिया है, इसलिए यह इस्लाम को कबूल कर सकता है। फिर इस ब्राह्मण को लाया गया सुल्तान के सामने। सुल्तान ने कहा कि इस्लाम को कबूल करो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन ब्राह्मण सुल्तान की बात को नहीं मानता है। नतीजा एक ही था, ब्राह्मण को सरेआम फांसी दे दी गई। फांसी सुनाने वाला सुल्तान कोई और नहीं बल्कि सिकंदर लोदी था। यह उसकी क्रूरता का बस एक किस्सा भर था। सिकंदर लोदी को हिंदू तो पसंद नहीं थे, लेकिन अगर इस्लाम का अपमान भी उसे कहीं नजर आता था तो वो गुस्से से भर जाता था। लोदी ही वो शासक था जिसने हिंदुओं पर जजिया कर भी लागू किया था। चलिए जानते हैं सिकंदर लोदी की पूरी कहानी। 15वीं सदी में सैयद सुल्तानों को हराकर बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। लेकिन बहलोल लोदी से भी ज्यादा खतरनाक था उसका बेटा सिकंदर लोदी। साल 1489 में सिकंदर लोदी ने सुल्तान का पद संभाला। कई लोग चाहते थे कि सिकंदर लोदी सुल्तान न बने। इसकी वजह साफ थी, सिकंदर लोदी के पिता तो सुल्तान थे, लेकिन उसकी मां किसी राजघराने से ना होकर एक सुनार की बेटी थी। फिर भी सिकंदर लोदी ने अपने आप को एक अच्छा शासक साबित किया और सुल्तान के रूप में तख्त पर आसीन हुआ। आगे जाकर अपनी कट्टर धार्मिक नीतियों के चलते उसने अपने कुलीन लोगों के बीच में जगह और भी ज्यादा मजबूत कर दी। लेकिन सुल्तान बनने के साथ ही सिकंदर लोदी के सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे। पहला चैलेंज तो यही था कि वो अपनी सल्तनत के हिस्सों को मजबूत करे। देखिए, बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद सिकंदर लोदी और उसके भाइयों के बीच राज्य को लेकर झगड़ा हुआ। हालांकि इसकी वजह थी सल्तनत का बंटवारा। बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का बंटवारा हो गया था। इसमें सल्तनत 4 अलग अलग हिस्सों में बंट गई थी और सब अपनी अपनी अलग अलग छोटी छोटी सल्तनतें चलाना चाहते थे। लेकिन सिकंदर लोदी को चाहिए थी अपनी पूरी बड़ी सल्तनत, इसलिए उसने सभी की सत्ताओं को छीनना शुरू किया। इस दौरान उसे पहला और बड़ा चैलेंज मिलता है अपने ही चाचा आलम खान से। आलम खान रापरी और चंदावर के सूबेदार थे और खुद को दिल्ली सल्तनत से अलग रखना चाहते थे। सिकंदर शाह ने अपने चाचा को समझाया, लेकिन वो माने नहीं, तो मजबूरी में सिकंदर शाह को रापरी पर चढ़ाई करनी पड़ी। आज रापरी जो है वो यूपी के मैनपुरी के पास पड़ती है। जब रापरी की घेराबंदी हुई तो आलम खान यहां से जान बचाकर भागा और इटावा में ईसा खान के पास शरण ली। लेकिन सिकंदर शाह को जीतने से मतलब था। इधर ईसा खान और सिकंदर लोदी के बीच पहले से तनातनी थी, क्योंकि ईसा खान ने सिकंदर शाह की मां का अपमान किया था और अपमान करके उसके खिलाफ विद्रोह किया था। यानी कि सिकंदर लोदी को ईसा खान से भी बदला चाहिए था।
अब जब आलम खान भाग निकला तो सिकंदर शाह ने इटावा में डेरा डाला। कुछ महीनों यहां रुकने के दौरान आखिर में उसने आलम खान और ईसा खान दोनों को अपने कब्जे में किया। यहां रहते हुए ही सिकंदर लोदी ने अपने आप को दिल्ली के सुल्तान के तौर पर स्टैब्लिश किया। इसके बाद लोदी जौनपुर की ओर बढ़ा, जहां उसका भाई बरबक शाह गवर्नर था। सिकंदर लोदी चाहता था कि बरबक शाह उसके अधीन आ जाए, लेकिन इसी बीच उसे पता चलता है कि बरबक शाह उसको खुद रास्ते से हटाना चाहता है। इसलिए सिकंदर लोदी ने बरबक शाह पर चढ़ाई कर दी। बरबक शाह इस हमले से डरकर बदायूं भाग गया। सिकंदर ने बदायूं तक उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया। हालांकि बरबक शाह ने जब माफी मांगी तो उसे सिकंदर ने माफ कर दिया और अपने अधीन कर लिया। जौनपुर को जीतने के बाद सिकंदर शाह की अगली समस्या था हुसैन शाह शर्की। हुसैन शाह ने ही बरबक शाह को सिकंदर लोदी के खिलाफ भड़काया था। हुसैन शाह बिहार का शासक था, उसके पास बहुत बड़ी सेना थी, इसलिए दोनों के बीच की टक्कर बराबर की हुई। 1494 में दोनों सेनाएं बनारस के पास एक दूसरे से भिड़ती हैं। शुरुआत में तो हुसैन शाह की सेना को बढ़त मिली, लेकिन सिकंदर लोदी भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने बचपन से ही सेना में रहते हुए लड़ने के गुर सीखे थे, इसलिए उसने दिमाग लगाते हुए अपनी सेना को कई टुकड़ों में बांटा और चारों तरफ से हुसैन शाह की सेना को घेर लिया। इस तरह से हुसैन शाह को सिकंदर शाह ने बुरी तरह हराया और इसके बाद हुसैन शाह जान बचाकर लखनौती भाग गया। यहां पर उसने अपनी पूरी लाइफ गुमनामी में बिताई, क्योंकि बिहार पर भी सिकंदर लोदी का कब्जा हो गया था और यहां से वापस दिल्ली लौटने की बजाय वो बंगाल की ओर बढ़ गया, जहां पर अलाउद्दीन हुसैन शाह का रूल था। बंगाल के लिए दोनों ही शासकों में बहुत भयानक लड़ाई हुई। आखिर में जब किसी की हार और जीत का फैसला नहीं हो पाया तो दोनों के बीच यानी अलाउद्दीन और सिकंदर लोदी के बीच समझौता हो गया। अलाउद्दीन ने सिकंदर शाह के विरोधियों का समर्थन न करने का वादा किया। इसके बाद सिकंदर शाह कुछ महीनों तक बिहार में रहे, लेकिन उनके सैनिकों को वहां भूखों मरना पड़ा। इसके बाद वो जौनपुर लौट गए। फिर आगे बढ़ते हुए सिकंदर शाह ने साल 1508 में ग्वालियर के नरवर पर हमला किया। यह जगह कभी मालवा साम्राज्य का हिस्सा थी। यहीं से सिकंदर शाह की क्रूरता के किस्से भी शुरू होते हैं। नरवर पर हमला करने के बाद उसने यहाँ के महल पर कब्जा किया और फिर उस क्षेत्र के जितने भी मंदिर थे सबके सब गिरवा दिए और उसके ऊपर अपनी मस्जिदें बनवा दी। इसके बाद सिकंदर शाह ने चंदेरी को जीता और फिर नागपुर के गवर्नर मोहम्मद खान से भी सरेंडर कराया। कुछ ही सालों के अंदर सिकंदर लोदी ने अपने आप को एक बेहतरीन मिलिट्री कमांडर के तौर पर स्थापित किया। तैमूर लंग ने साल 1398 में भारत पर हमला किया था। उसके बाद से लेकर सिकंदर लोदी ही था जिसने इतने बड़े पैमाने पर दिल्ली की बाउंड्रीज को बढ़ाया था। लेकिन क्या सिर्फ इसी के दम पर उसे एक बेहतर सुल्तान कहा जा सकता है? सिकंदर लोदी के बारे में माना जाता है कि उसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत बनाने के लिए कई काम किए। सिकंदर लोदी को बहुत अच्छे से पता था कि बिना खजाने के मिलिट्री कैंपेन नहीं हो सकते, इसलिए वो एक एक पैसे का हिसाब खुद रखता था और किसी भी तरह की कोताही सिकंदर शाह को बर्दाश्त नहीं थी। एग्जाम्पल के लिए, जब बंगाल में उसके सैनिक लगातार लड़ रहे थे तब खजाने में पैसों को लेकर गड़बड़ी देखी। अपने गवर्नर मुबारक खान लोदी को इसकी उसने कड़ी सजा दी और खुद पैसे के मैनेजमेंट को संभाला। कुछ ही दिनों में इसकी वजह से खजाने को उसने ठीक भी कर लिया। यही नहीं, क्योंकि सिकंदर लोदी अपने चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ था, इसलिए उसने जासूसों का इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क क्रिएट किया कि उसके ताकतवर अमीरों के पास सिकंदर लोदी के खासम खास जासूस होते थे और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगती थी। यानी कि कब कौन किस तरह से उसके खिलाफ साजिश रच रहा है, इसके बारे में सिकंदर लोदी को आसानी से पता चल जाता था। एक तरह से सिकंदर लोदी के करीबी भी खौफ में जीते थे कि एक भी शब्द सुल्तान के खिलाफ निकला तो उसे खबर हो जाएगी। इतिहासकारों के बीच में सिकंदर शाह के कारनामों को लेकर डिबेट है। कुछ इतिहासकार उसके कामों को देखकर उसे गरीबों का शुभचिंतक बताते हैं, मसीहा बताते हैं, तो कुछ कहते हैं कि वो धर्मांध था जिसमें हिंदुओं के प्रति नफरत भरी हुई थी। जो इतिहासकार उसकी तारीफ करते हैं वो इसके पीछे के तर्क ये देते हैं कि सुल्तान ने बॉर्डर टैक्स को खत्म कर दिया था और साथ ही साथ एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा दिया। सुल्तान जनता की भलाई के लिए हर साल बेघर लोगों की लिस्ट भी बनवाता था और फिर 6 महीनों तक उनके खाने पीने का ध्यान भी रखता था। ऐसे ही उसकी जेल से हर साल कुछ कैदियों को रिहा भी किया जाता था। तारीख दाऊदी नाम की किताब के हिसाब से सिकंदर के शासन के दौरान ट्रेड में करप्शन कम था, इसीलिए व्यापारी खुश थे। इस तरह से देखा जाए तो आपको लगेगा कि कितना अच्छा सुल्तान था सिकंदर लोदी।
लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही सिकंदर लोदी का एक और चेहरा था। सिकंदर लोदी की धार्मिक नीतियों की जब बात आती है तो उसे उसके राजनीतिक करियर पर धब्बा माना जाता है। सिकंदर शाह एक कट्टर इस्लामिक शासक था जिसने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की पूरी कोशिश की। उसका इतिहास भरा पड़ा है ऐसी घटनाओं से जब उसने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। सिकंदर लोदी ने हिंदू मंदिरों के निर्माण और पूजा करने पर रोक लगाने की नीति अपनाई। फरिश्ता, जो एक फारसी इतिहासकार थे, वो लिखते हैं कि सुल्तान ने कई हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। इन मंदिरों में अयोध्या और मथुरा के मंदिर भी शामिल थे। मथुरा में भगवान कृष्ण के जन्म स्थान से जुड़े मंदिर को तोड़ने का भी उल्लेख मिलता है, जिसे सिकंदर लोदी ने इस्लामिक विश्वास को मजबूत करने के इरादे से तोड़ने का काम किया। कहते हैं कि इन मंदिरों की मूर्तियों को कसाईयों को दे दिया गया, जो इसे मांस तोलने में इस्तेमाल करने लगे थे। ऐसा करके सिकंदर लोदी हिंदुओं को दिखाना चाहता था कि वो मुसलमानों के अधीन रहते हैं और इस बात को भूल नहीं सकते। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। सुल्तान ने हिंदुओं पर कुछ ऐसे कानून लगाए जो हिंदुओं को पब्लिकली पूजा करने या फिर किसी भी तरह के फेस्टिवल को मनाने से रोकते थे। फरिश्ता ये तक बताते हैं कि सिकंदर लोदी ने हिंदू धर्म के प्रचार को रोकने के लिए नए मंदिरों को बनाने पर भी रोक लगा दी थी। सिकंदर ने 1504 में मंडरेल नाम की जगह को जीता था और वहां पर भी उसने कई मंदिरों को लूटा और उन्हें नष्ट कर दिया। ऐसा ही एक और किस्सा है। जब सिकंदर लोदी के इन कामों का विरोध ग्वालियर के राजा ने किया तो सुल्तान ने विद्रोह को पहले कुचला और उसके बाद उसने बड़े पैमाने पर ग्वालियर के मंदिरों को ध्वस्त कर दिया और उसके बाद वहां पर मस्जिदें भी बनवाई। इसी तरह से उसने नगरकोट मंदिरों की मूर्तियों को भी नष्ट करने का आदेश दिया था, जिनका बाद में कसाईयों द्वारा मांस से मापने के लिए उपयोग किया जाने लगा। यही वजह है कि फरिश्ता जैसे इतिहासकार भी मानते हैं कि वो कट्टर मुसलमान था जिसे इस्लाम के आगे कुछ नहीं दिखता था। ये कट्टरता इस हद तक थी कि उसने इसके पीछे एक मस्जिद तक को भी गिरवा दिया था। सिकंदर लोदी ने गुस्से में आकर जौनपुर में शर्की शासकों की बनवाई एक मस्जिद तक को तोड़ने का आदेश दिया था। कहते हैं कि उस मस्जिद के किबला यानी मक्का की दिशा में ना होने की वजह से वो गुस्सा हो गया था। सिकंदर लोदी के इस्लाम का मतलब इस्लाम था। उसके हर नियम को वो लागू करना चाहता था, इसलिए ही उसने मुसलमानों के ताजिया निकलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। साथ ही मुसलमान महिलाओं के संतों और पीरों की मजार पर जाने पर उसने रोक लगा दी थी। क्योंकि इस्लाम में शराब की मनाही है, इसलिए उसने मुसलमानों के शराब पीने पर भी बैन लगा दिया। इसके साथ ही उसने शरिया कानूनों को लागू करने की कोशिश भी की। सिकंदर लोदी ने अपने आप को एक प्रभावशाली शासक साबित करने की पूरी कोशिश की। आखिर में 21 नवंबर 1517 में गले की बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई और इसके बाद उसका बेटा इब्राहिम लोदी जब सत्ता संभालता है तो बाबर के साथ पानीपत की लड़ाई में धीरे धीरे ये सत्ता भी खत्म हो गई। अगर देखा जाए तो इब्राहिम लोदी वो सुल्तान था जो जनता के हित में तो काम करता था, लेकिन इस्लामिक नियमों की अनदेखी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, फिर चाहे वो हिंदू हो या खुद मुसलमान। इसीलिए कहा जाता है कि उससे कट्टर कोई और नहीं था, ना अलाउद्दीन खिलजी, ना मोहम्मद बिन तुगलक। इसीलिए अबुल फजल ने भी सिकंदर लोदी का इतिहास लिखते समय उसे इस्लाम का रक्षक तो माना, लेकिन यह भी कहा कि उनकी सख्त नीतियों ने कई बार सामान्य मुसलमानों को भी असुविधा में डाल दिया। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही तमाम कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.